ओके, सो अभी तक हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी और सीवी में रिलेशन जो है वी हैव डिराइव्ड, और सीपी जो है उसमें हमने रिलेशन किया था कि सीपी माइनस सीवी दैट इज इक्वल टू आर। बट ये जो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर था, इट इज फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, राइट? मोलर हीट कैपेसिटी at constant pressure and molar heat capacity at constant volume, that is equal to R. बट अगर मान लिया हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या बाकी, तो हम क्या करेंगे उस केस में? जो सी पी एम और सी पी वी, ये तो हमने लिखा इसके लिए। अगर हमारे पास सिंपल सी पी हो तो दैट कैन बी इक्वल टू, और भी रिलेशन बन सकते हैं ना, ये तो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए हुआ। तो वैसे सीपी क्या होगा? एन टाइम्स सिंपल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एन नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या होगा? बोलो, एन इंटू सीबीएम, ये होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो सीपी माइनस सीवी क्या हो जाएगा? दैट कैन बी इक्वल टू एन आर। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी जो है एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू एन आर। बट अगर मोलर हीट कैपेसिटी होगी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो दैट इज इक्वल टू आर। ओके, अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक चेंजेस। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हमने सारे लिखे थे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर हो कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे डेल्टा टी क्या होगा? जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो, और इसमें डेल्टा एच भी जीरो होता है, ठीक है। और अगर डेल्टा यू जीरो है, यू नो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ही था थर्मोडायनेमिक्स का। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और डेल्टा U जो है दैट इज इक्वल टू N इंटू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा U है वो किससे रिलेटेड है? इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और याद रखना कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो ये आता है एन सी बी एम इंटू डेल्टा टी। वैसे ही जो डेल्टा, तो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा यू तो जीरो होता है, तो डेल्टा यू जीरो होगा तो इट इज इक्वल टू क्यू, है ना, और इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अगर ये आइसोथर्मल नहीं है तो वी यूज दिस रिलेशन एन इंटू सी बी एम डेल्टा टी, इसलिए डेल्टा यू जीरो हो जाता है इस केस में। वैसे ही यू नो कि जो डेल्टा एच होता है उसके के लिए क्या रिलेशन होता है? एन इंटू सी पी एम इंटू डेल्टा टी। ये सी बी एम और ये एम क्यों यूज किया? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और आइसोथर्मल में डेल्टा टी हो जाता है जीरो, इसलिए डेल्टा यू भी जीरो, डेल्टा एच भी जीरो। अब यही थर्मोडायनेमिक चेंजेस अगर हम देखें इन एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है ना, तो थर्मोडायनेमिक चेंजेस इन
एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट जो ट्रांसफर है, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इज नील, जीरो। तो Q0 dQ0, और अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ लिखा, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो Q0, तो इसका मतलब जो डेल्टा U है दैट इज इक्वल टू W, दैट इज द वर्क डन। तो एडियाबैटिक चेंज में एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएंगे कि डेल्टा यू अभी लिखा था NCBM डेल्टा टी, दैट मीन्स W जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में दैट बिकम्स इक्वल टू NCBM इंटू डेल्टा टी। तो वर्क डन जो है इन एडियाबैटिक प्रोसेस दैट इज NCBM डेल्टा टी, क्योंकि इट इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू यही है N इंटू CBM इंटू डेल्टा टी। ओके, अब अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो बार बार आपको पता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यही रिलेशन रहता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या रिलेशन होता है, उस इरिवर्सिबल में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है दैट इज कांस्टेंट, तो दैट इज P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। बट अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो, रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्टिंग में बताया था कि उसमें जो ड्राइविंग फोर्स होती है और अपोजिंग फोर्स होती है उनमें जो डिफरेंस होता है दैट इज वेरी वेरी लेस, मतलब उसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू इंटरनल प्रेशर, वेरी स्मॉल डिफरेंस इज देयर। तो ऐसे केस में जो वर्क डन है दैट इज माइनस P एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हो, P इंटरनल इंटू DV। तो इसका मतलब DW जो है दैट इज इक्वल टू क्या था ये रिलेशन, NCBM DT। स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं ना, तो डेल्टा की जगह क्या कर दिया DT। तो माइनस P इंटरनल इंटू DV दैट इज इक्वल टू N इंटू CBM DT। तो माइनस P इंटरनल इंटू DV जो है NCBM DT लिख दिया मैंने। तो P इंटरनल मतलब व्हाट इज P इंटरनल, P इंटरनल का मतलब है प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब अंदर जो प्रेशर है, तो अंदर तो गैस की वजह से प्रेशर होगा, तो दैट कैन बी रिटन एज NRT अपॉन V, क्योंकि PV इक्वल टू NRT रिलेशन लगाओगे ना फॉर आइडियल गैस, तो ये रिलेशन बन गया। तो जस्ट पुट इंस्टेड ऑफ P इंटरनल NRT अपॉन V इंटू DV दैट इज इक्वल टू NCBM इंटू DT। अब यहां से N से N कैंसिल, और क्या कैंसिल हुआ, बाकी तो टेम्परेचर है, N से N कैंसिल हो गया, तो ये रिलेशन बन गया। CV के बाद M वो क्या डिनोट करता है, CV के बाद M मतलब मोलर, मैंने बोला ना, ये M क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, या सिंपल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो M स्पेशली मेंशन कर रहा है मोलर हीट कैपेसिटी, ताकि पता चले कि कौन सी हीट कैपेसिटी है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट, क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें सिंपल हीट कैपेसिटी यूज हो रही थी, तो ऐसे केस में फिर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं CBM लिख रहा हूं बार बार कि इट इज मोलर, स्मॉल m डिनोट्स फॉर मोलर। ओके,
चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा आर टी अपॉन वी इंटू डी वी इक्वल टू सी वी एम इंटू डी टी। तो अब इसमें क्या करते हैं हम कि जो, अच्छा माइनस भी है ना, आर ये टी जो है इधर डी टी है, तो टी को उधर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस आर डी वी बाई वी इक्वल टू सी वी एम डी टी बाई टी। तो देखो दो चीज़ें बन गई इकट्ठी, एक तो डी वी बाई वी और दूसरा डी टी बाई टी। तो ये माइनस आर अपॉन सी वी एम को एक साइड ले लिया मैंने, ये बन गया एक डी वी बाई वी और दूसरा बन गया इक्वल टू डी टी बाई टी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ डी बी बाई वी को और इधर डी टी बाई टी को, बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट मान रहे हैं इसको। बोलो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, क्या वैल्यू होती है? पहले भी किया था हमने ये, नेचुरल लॉग ऑफ x बेटा, 1/x dx की इंटीग्रेशन, क्योंकि रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में भी किया था सेम रिलेशन हमने। तो इस तरह से माइनस आर अपॉन सी वी तो कॉमन आ गया और ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ v, और ले लेते हैं कि मान लिया वॉल्यूम वेरी करता है फ्रॉम v1 टू v2 और टेम्परेचर वेरी करता है मान लिया t1 टू t2। तो इस तरह से अपर और लोअर लिमिट लिख दिया हमने। इधर भी नेचुरल लॉग ऑफ t हो जाएगा t1 t2, तो नेचुरल लॉग ऑफ सॉरी माइनस आर अपॉन सी बी एम ऐसे रखेंगे, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ t2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ t1। तो ये हो गया अपना माइनस आर अपॉन सी वी एम नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाई v1 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ t2 बाई t1। और अब इस पूरे को इसकी पावर में ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाई v1 रेज टू पावर माइनस आर अपॉन सी बी एम नेचुरल लॉग ऑफ t2 बाई t1। और अब ले लेते हैं एंटी लॉग दोनों साइड। तो अगर हम एंटी लॉग लेते हैं तो ये जो लॉग है वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा v2 बाई v1 रेज टू पावर माइनस आर अपॉन सी वी एम इक्वल टू t2 बाई t1। तो इस तरह से वी गेट दिस रिलेशन। और जो गामा होता है पॉइजन रेशियो, क्या था वो, cp अपॉन cv, तो मैं उसको अब cpm और cvm लिख सकता हूं। तो इस तरह से cpm क्या होता है, cvm प्लस आर डिवाइडेड बाई cbm, क्योंकि जो cp माइनस cv क्या होता है, r, और cpm इज इक्वल टू cbm प्लस r। तो cbm तो ये इसका एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस r अपॉन cbm। तो दैट इम्प्लाइज कि गामा -1, ये गामा है, इस a1 उधर ले गया, इक्वल टू r अपॉन cbm। तो इस तरह से अगर मुझे माइनस ये चाहिए माइनस r अपॉन cbm, तो ये हो गया 1 माइनस गामा इक्वल टू माइनस r अपॉन cbm।
तो 1 माइनस गामा इक्वल टू माइनस आर अपॉन सी बी एम। तो इस तरह से जो रिलेशन बना अपना, ये इसकी जगह पूरे की जगह रख सकते हैं ये, तो बन जाएगा V2 बाई V1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो इस तरह से ये रिलेशन बन गया T2 और V2 बाई V1 था ना, तो इक्वल टू 1 माइनस गामा इक्वल टू T2 बाई T1। तो इसको अगर मैं V1 बाई V2 करूं, T2 बाई V2 बाई V1 को V1 बाई V2 करूं, तो क्या हो जाएगा ये गामा माइनस 1, दैट इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो इस तरह से V2 गामा माइनस 1 इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा T2 इंटू V2 गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू T1 V1 गामा माइनस 1। तो इस तरह से ये रिलेशन निकल के आता है, तो दैट इज कांस्टेंट। ये आपको याद करना है। ये डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट टी इंटू वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 दैट इज important and it is only valid for adiabatic reversible process, adiabatic and reversible process। तो ये एक रिलेशन हो गया। अब आपको पता है आइडियल गैस को अगर हम लिखें, फॉर एन आइडियल गैस, तो पीवी जो है दैट इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहां से टी क्या हो गया, पीवी अपॉन एनआर। और अभी हमने पढ़ा कि टी इंटू वी गामा माइनस 1 जो है दैट इज कांस्टेंट। तो यहां से अगर ये वैल्यू देखें कि पी वी इक्वल टू एन आर टी था, और पी वी अपॉन एन आर जो है दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो टी की जगह मैं पी वी ओवर एन आर लिख दूं, वी गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट। तो बोलो क्या आ जाएगा रिलेशन, बोलो। आपको पता है एन और आर भी कांस्टेंट है, तो ये बन गया पी और वी जो है 1 और गामा माइनस 1, तो वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एन आर, और एन आर इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो इस तरह से रिलेशन बन गया पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये दूसरा रिलेशन बन गया। पहला था टी इंटू वी गामा माइनस 1, दूसरा पी इंटू वी गामा कांस्टेंट। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। तो ये सारे एडियाबेटिक रिलेशन बन रहे हैं। तीसरा हम करते हैं V को रिप्लेस कर देते हैं बाई एन आर टी अपॉन P। तो अब आपके पास जो V है, let us replace that by nRT upon P raised to power gamma and is equal to constant। तो अब P तो ऐसे रहने दो, और ये NR कांस्टेंट है, T रेज टू पावर गामा P रेज टू पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये पूरा तो कांस्टेंट हो जाएगा, P की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस गामा T की पावर गामा, और ये पूरा तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट इधर ले लो तो ये भी कांस्टेंट, दैट इम्प्लाइज ये रिलेशन बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P 1 माइनस गामा अपॉन गामा इंटू टी कांस्टेंट, और सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं
तो ये 3 एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रिलेशन लिखे हमने। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हो तो उसके लिए 3 रिलेशन। सबसे पहले आप याद रखो पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जो भी मैंने डेरिवेटिव किया उसमें से ये रिजल्ट जो है ना वो याद रखने हैं आपको। दूसरा लिखा टी इंटू वी गामा माइनस 1 कांस्टेंट, और तीसरा पी रेज टू पावर 1 माइनस गामा टी रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट। तो ये 3 रिलेशन आपके काम के हैं एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ओके, ये तीनों यू हैव टू रिमेंबर, और वर्क डन आपने कर ही लिया। ओके, तो ये रिलेशन जो हैं ये आपको याद करने हैं। अब आओ कि अगर थर्मोडायनामिक इक्वेशंस है, तो थर्मोडायनामिक इक्वेशंस के लिए ना आप याद रखना कि जो रूल्स जो आप इक्वेशन पे अप्लाई करोगे ऑपरेशन, वो ही आप इंथैल्पी पे अप्लाई करोगे। अब थर्मोडायनामिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जिनमें फॉर्मूले के साथ उसकी फिजिकल स्टेट भी दी हो, ठीक है, और उसकी इंथैल्पी भी दी हो। जैसे मैंने लिखा कार्बन प्लस O2 टू गिव CO2, तो इट इज नॉट थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इट इज नॉट अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अगर थर्मोडायनामिक इक्वेशन लिखनी है आपको, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस टू गिव CO2 गैस, एंड व्हाट इज द डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, जो भी, क्योंकि कंबशन रिएक्शन है तो लेट अस से -X किलो जूल। अगर ऐसे करके वैल्यू दी है सारी, उसके एलिमेंट, कंपाउंड, उसका फॉर्मूला, उसका बैलेंस्ड इक्वेशन, हाँ बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, और है ना, और उनकी फिजिकल स्टेट भी दी होनी चाहिए और उसकी इंथैल्पी भी दी होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्वेशन या थर्मोकेमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन भी बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू, ये थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा RH, R का मतलब है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द इंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। और वहीं पे अगर आपके पास जो इंथैल्पी ऑफ, ये होगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, enthalpy of formation of the product, enthalpy of formation of the reactant। वैसे ही अगर दिया हो enthalpy of combustion, पहले मैं टर्म्स से आपको आइडेंटिफाई करवा देता हूं कि व्हाट आर ये enthalpy of formation क्या होती है। चलो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज when 1 mole of compound is formed किससे, from its constituent elements। ठीक है, और वहीं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो तो अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज when 1 mole of compound is formed from its constituent elements in their standard state। जैसे मान लिया मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखनी है अमोनिया की, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं
कि जो प्रोडक्ट साइड है उसमें लिख दूंगा अमोनिया गैस। अब अमोनिया में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है? एक तो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की एलिमेंटल स्टेट क्या होती है? N2, N2 गैस। और हाइड्रोजन की एलिमेंटल स्टेट क्या होती है? H2 गैस। तो देखो NH3 को मैं 1 ही रहने दूंगा और इसको बैलेंस करूंगा। अब इस ये क्या हो जाएगा? हाफ N2 और ये क्या हो जाएगा? 3/2 H2। तो ये जो बनी इक्वेशन, इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बट यही मैं ऐसे लिख दूं अगर, ये ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। मैंने ऐसे लिख दिया, ये जनरली ऐसे लिखते हैं, तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नहीं है, इट इज डबल द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्योंकि यहाँ कितने मोल बन रहे हैं? 2, हमें कितने चाहिए? 1, तो ये हो गया डबल द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। वहीं अगर मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल लिखना है, लेट अस से कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, तो मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट साइड में लिख दूंगा मिथेनॉल, जो इसी भी स्टेट में है, चलो लिक्विड स्टेट में, तो कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कितने? 2, और ऑक्सीजन भी गैस कितने? हाफ। तो ये बनी इक्वेशन फॉर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। अब स्टैंडर्ड स्टेट्स जो है ना, अगर स्टैंडर्ड स्टेट है किसी भी एलिमेंट की, तो इन स्टैंडर्ड स्टेट जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज इक्वल टू 0। इन स्टैंडर्ड स्टेट जो एलिमेंट्स हैं उनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? 0, पर वो एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। जैसे ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है ब्रोमीन लिक्विड, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड की बात करेंगे तो 0 होगी। वैसे कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, बता सकते हो? अलग अलग एलोट्रोप्स होते हैं ना कार्बन के, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन? पता है किसी को? तो याद रखना कि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, बीइंग थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। ग्रेफाइट याद रखना थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन है, डायमंड नहीं है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन याद रखना कौन सी है? ग्रेफाइट। वैसे ही स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें अगर सल्फर की, सल्फर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? तो याद रखना अलग अलग सल्फर की फॉर्म होती है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। तो याद रखना कि रोम्बिक सल्फर जो है दैट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सल्फर, रोम्बिक सल्फर, अगेन बीइंग मोस्ट स्टेबल। बट अगर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में वाइट फॉस्फोरस होता है, ब्लैक फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस, ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं फॉस्फोरस की। तो उसमें से जो वाइट फॉस्फोरस है दैट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। बट याद रखना कि वाइट फॉस्फोरस जो है इट इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। सबसे स्टेबल फॉर्म होती है ब्लैक, बट वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं मानी जाती है। अब क्यों ये वाइट फॉस्फोरस मोस्ट टेकन एज स्टैंडर्ड स्टेट? बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस, ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या लेते हैं? इसके स्टैंडर्ड स्टेट। याद रखना ये। ओके,
then come to the next, that is standard ये हो गया ना. Now enthalpy of combustion. इंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात की जाए अगर, तो जो स्टैंडर्ड स्टेट होगी इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है. तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज कि कितने एनर्जी चेंज आई, अमाउंट ऑफ हीट और इंथैल्पी इवॉल्व्ड व्हेन 1 mole of compound is burnt completely in excess of oxygen. ऑक्सीजन के एक्सेस में जो एनर्जी चेंज आएगा एक मूल कंपाउंड के लिए, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. फॉर एग्जाम्पल, मान लिया अपने पास है कार्बन सॉलिड, तो कार्बन सॉलिड की इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगा उसका, और इसमें जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट इज इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. वैसे ही अगर कोई बोले कि व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन और उसकी इक्वेशन लिखो, तो ये आ जाएगी मीथेन प्लस O2. तो मीथेन कार्बन से क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन से बन जाएगा H2. तो दिस इज इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन. तो बैलेंस कर लो, 2 ये भी 2 हो जाएगा, दैट्स इट. तो इस तरह से यू कैन राइट द इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. बट अगर मुझे जैसे हाइड्रोजन की इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन लिखनी है, तो सिंपली ऐसे हो जाएगा H2O लिक्विड, तो H2, तो ये हाफ O2. देखो जिसका इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन निकालना है वो 1 मोल रखना है, जिसका फाइंड आउट करना है उसको 1 मोल रखना है, बाकी उससे जो भी बने, बट जिसका फाइंड आउट करना है उसका 1 मोल आपको रखना है बस. तो थर्मोकेमिकल जो थर्मोडायनेमिक जो इक्वेशंस के लिए हम रूल्स यूज करते हैं, जैसे मान लिया मेरे पास है A टू B और डेल्टा H है x जूल, तो अगर मैं B टू A लिखूंगा तो व्हाट इज डेल्टा H, बोलो डेल्टा H क्या होगा इसका, -x जूल. वेरी गुड. वैसे ही अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डेल्टा H हो जाएगा 2x. मतलब जो ऑपरेशन आपको इक्वेशन पे लगाना है वही ऑपरेशन आपको इंथैल्पी पे लगाना है, याद रखना. वैसे ही अगर मान लिया C टू D, डेल्टा H है y जूल. अब मैंने क्या किया, A 1 and 4 को ऐड कर दिया, A प्लस C गिव्स B प्लस D, ऐसे लिख दिया. तो इसका डेल्टा H हो जाएगा बेटा x प्लस वाई जूल, क्योंकि जो इक्वेशंस ऐड करी वही यहाँ आ जाएगा. वैसे अगर मैं इसको लिख दूँ A प्लस 2C टू गिव B प्लस 2D, इसका मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन को ऐसा लिया पर फोर्थ इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, x प्लस 2y जूल. वैसे ही अगर मैं 1 माइनस 4 करूं तो A प्लस D टू गिव B प्लस C, तो इसका जो डेल्टा H हो जाएगा दैट इज x माइनस वाई जूल. तो दिस इज द वे टू राइट द इक्वेशंस, कि आपको जो ऑपरेशन इंथैल्पी पे करना है वही सेम ऑपरेशन आप करोगे इस पे एनर्जी पे, जो इक्वेशंस पे ऑपरेशन लगाओगे वही आप
इंथैल्पीज पे लगाओगे। ओके, अब जो डेल्टा एच लिखा था ना मैंने रिएक्शन का, एक तो लिखा था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बट यहीं पे अगर वो हो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, तो लिखना है आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, याद रखना ये। और वहीं पे अगर बॉन्ड इंथैल्पीज हो तो भी बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, ये याद रखना। जनरली हम ऐसे फिट कर लेते हैं दिमाग में कि इट इज ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट इसमें साइन जो है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज फार एज साइन इज कंसर्न वहां +90 भी होगा -90 भी होगा, तो आपको दोनों में से चूज करना है। आंसर तो आ गया, बट अब प्लस में आया कि माइनस में आया, तो आपको ये याद होंगी इक्वेशन, तो ही आप कर सकते हो। तो याद रखना कि अगर और कोई भी है इंथैल्पीज तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, बट अगर है इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है या बॉन्ड इंथैल्पी दिया है तो आप इसको करोगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब बॉन्ड इंथैल्पी तो पता है ना कि कितनी एनर्जी चाहिए किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी। अब जैसे ये मैं क्वेश्चन लेता हूं जो आया हुआ एग्जाम में। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है GSET 2017 में। अब देखो उसने डिसोसिएशन एनर्जी दी है किसकी, मीथेन की और C2H6 की, और पूछा है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी उसको फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन की जो डिसोसिएशन है, मीथेन की अगर मैं डिसोसिएशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो कितने बॉन्ड टूटे, कितने बॉन्ड टूटे, 4 है ना, क्योंकि ये कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सम है ये डिस एनर्जी ऑफ CH4 मीन्स 4 into bond enthalpies of carbon hydrogen bonds, and that sum is equal to 360 kilocalories per mole. I hope you got it कि कितने बॉन्ड टूटे, 4, क्योंकि मीथेन की वैल्यू दी है उसने, तो मीथेन में 4 CH बॉन्ड्स थे, तो 4 into बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया 360। तो इस तरह से बॉन्ड इंथैल्पी जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी आ गई, 90 किलो कैलोरीज पर मोल, ये आ गया। इस तरह से मीथेन से हमें वैल्यू मिल गई CH बॉन्ड की। अब आ जाओ C2H6। अब C2H6 जो है उसमें क्या क्या है आपके पास, इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने हैं, 1, तो 1 into बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लस CH बॉन्ड्स कितने हैं, 6, तो 6 into बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये टोटल वैल्यू दी है 620 किलो कैलोरी पर मोल। तो ऑब्वियसली इतने से हमें क्लियर हो जाएगा कि बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन वी कैन कैलकुलेट नाउ, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड जो निकालनी है उसके लिए सिर्फ आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इंथैल्पी चाहिए, और वो आपके पास है 90, एंड दैट इज इक्वल टू 620। तो इस तरह से बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और 9 6 जा 54, तो
बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गई 620 माइनस 540, तो अपने पास जो वैल्यू आई कितनी आ गई? हाँ, तो 80 किलो कैलोरी पर मोल अपना आंसर आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। तो ये जो है जीसेट 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, मैंने हेस लॉ भी बताया था शायद आपको। हेस लॉ क्या बोलता है कि अगर मुझे ए, उसका नाम नहीं बोला होगा पर मैंने बताया तो था कि चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे सीरीज ऑफ स्टेप्स में हो, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, मैं इसको डी लिखता हूं तो अच्छा लगेगा, बी सी डी, या तो ए से डी जाओ डायरेक्ट, या ए से पहले बी जाओ फिर बी से सी जाओ, सी से डी जाओ, तो इंथैल्पी चेंज इज सेम, क्योंकि इंथैल्पी जो है दैट इज अ स्टेट फंक्शन। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, मान लिया x1 x2 x3 है ये, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। डेल्टा एच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये है अपने पास इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं हैसलो। हैसलो क्या बोलता है कि चाहे एक स्टेप में रिएक्शन करो या सीरीज ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन करो, जो एनर्जी इन्वॉल्व है, एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है, दैट इज सेम। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सारे एप्लीकेशन पार्ट था। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मेन नहीं देता है, जिससे हमें सेकंड लॉ पे जाना पड़ता है? फर्स्ट लॉ हमें कौन से इंफॉर्मेशन जो है मिसिंग है मेन, कि ये सिर्फ एनर्जी की बात करता है, बट इट जो फर्स्ट लॉ है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमने लिमिटेशन करी थी, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता है? अबाउट द क्राइटेरियन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कि वो ये बता देता है कि एनर्जी कंजर्व है, बट ये नहीं बताता है कि व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन होगा कि नहीं। फिजिबिलिटी मतलब स्पॉन्टेनिटी, किसी भी प्रोसेस की या केमिकल रिएक्शन की या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, वो ये नहीं बताता है कि ये होगा या नहीं होगा। जैसे मान लिया मुझे लिक्विड है वाटर और मुझे बनाना है उसको गैस, तो ये तो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। अब लिक्विड से मुझे बनाना है आइस, तो रूम टेम्परेचर पे तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को कहाँ ले जाना पड़ेगा? रूम टेम्परेचर पे, मतलब सॉरी नॉर्मल प्रेशर पे, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस तक लाना ही पड़ेगा, तभी वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। तो ये वाली चीज़ वो नहीं बोलता है कि लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर कंडीशन चाहिए, या कोई भी जो कंडीशन चाहिए फॉर द स्पॉन्टेनिटी फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, वो फर्स्ट लॉ उसकी बात नहीं करता है ना। और दो क्राइटेरिया हैं फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। देयर आर 2 क्राइटेरियाज। कौन कौन से? there are 2 criteria for the spontaneity of the reaction. कौन से क्राइटेरिया है वो?
एक तो एनर्जी फैक्टर और दूसरा रैंडमनेस फैक्टर। एनर्जी फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी सिस्टम है उसमें क्या होना चाहिए, अगर एनर्जी लोअर हो रही है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी, तो दैट इज द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। एनर्जी लो होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि वाटर फ्लो डाउन हिल, क्यों? क्योंकि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, नीचे कम होती है। पानी ऊपर टंकी में भरा है तो नीचे अपने आप आ जाएगा, टैप खोलने की जरूरत है सिर्फ। क्यों? क्योंकि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हाई है, नीचे कम है। बट ये एनर्जी वाला लॉ कब फेल हो जाता है? व्हेन वी डील विद मिक्सिंग ऑफ गैसेस। अब गैसेस जो हैं, उन दो गैस को आप एक एंड से और दूसरे एंड से छोड़ दो तो वो मिक्स हो जाएंगे अपने आप, बट उनमें तो डेल्टा एच जीरो होता है। ये बोल रहा है कि डेल्टा एच अगर लेस देन जीरो है तो दैट फेवर्स, बट मिक्सिंग ऑफ गैसेस के लिए तो डेल्टा एच जीरो है, फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है। तो ये भी क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच व्हाइल मिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो गैसेस मिक्स होती हैं तो हम ये मानते हैं आइडियल गैसेस कि उनमें अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? जीरो। तो ऐसे केस में एनर्जी वाला फैक्टर तो फेल हो गया। तो फिर दूसरे फैक्टर की बात आती है, दैट इज रैंडमनेस। और ये जो एंट्रोपी फैक्टर है एस, दैट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी मेजर करती है रैंडमनेस को। तो ये बोलता है कि जो ऐसे केस में क्या होता है, अगर एनर्जी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन है, बट उसका जो डेल्टा एच होता है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। एनर्जी तो उसमें एब्जॉर्ब होती है ना इवेपोरेशन होने में। लिक्विड से गैस बनना मतलब एनर्जी कंटेंट बढ़ना। तो ऐसे केस में डेल्टा एच फैक्टर तो फेल हो गया, एनर्जी लोअर नहीं हो रही है, बट इवन देन इट इज स्पॉन्टेनियस, इट टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन। तो सेकेंड फैक्टर फिर काम करता है, दैट इज रैंडमनेस। तो इंक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। ओके, तो दैट इज डेल्टा एस। तो डेल्टा एस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एच लेस देन जीरो और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। दीज आर द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। दोनों क्राइटेरिया क्लियर हो गए। डेल्टा एच लेस देन जीरो होना चाहिए और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बट these are not the sole criteria। सोल क्राइटेरिया मतलब कि हमने एक देख लिया और बात बन गई, ऐसा नहीं होगा। हमें दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो दोनों ये, इनमें से कोई भी नन ऑफ देम इज सोल क्राइटेरिया। अगर ये सोल क्राइटेरिया नहीं है तो ऐसा केस अगर हम लेते हैं तो वी फेल टू डिसाइड। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा फैक्टर लेना पड़ेगा जो इन दोनों को कंबाइन करे, इन दोनों को कंबाइन करे। अब ये सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये भी याद रखना है आपको कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। ये रिलेशन इट इज इंपॉर्टेंट। चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। क्यू रिवर्सिबल क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। तो इसको बोलते हैं, ये इससे हम डेल्टा एस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखना ये। अब
अगर मुझे निकालना है मान लिया डेल्टा एस ऑफ फ्यूज़न, तो क्या लिख दूंगा मैं? डेल्टा एच फ्यूज़न ओवर मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज़न पता है ना क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड बनाना। तो सॉलिड से लिक्विड किस टेम्परेचर पे बनता है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये किसके लिए है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? विच इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो और हर टाइम वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करे। तो सॉलिड से लिक्विड किस टेम्परेचर पे चेंज होता है? मेल्टिंग पॉइंट पे। वैसे ही अगर मुझे डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन लिखना है तो दैट इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि लिक्विड से वेपर या गैस बनाना है मुझे, तो वो किस पे होगा? इक्विलिब्रियम किस पे होगा? बॉइलिंग पॉइंट पे। और डेल्टा एस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट द, है ना, एट टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट। और एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन है ना। इंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। तो देखो, अगर मुझे सॉलिड से जाना है गैस, तो या तो मैं डायरेक्ट जाऊं या मैं लिक्विड की हेल्प से जाऊं, मतलब इंटरवीनिंग स्टेज लिक्विड से जाऊं। डायरेक्ट जाऊं तो क्या बोलूंगा? सब्लिमेशन। और सॉलिड से लिक्विड जाऊंगा तो क्या बोलूंगा? फ्यूजन। लिक्विड से गैस जाऊंगा तो क्या बोलूंगा? इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। तो याद रखना कि डेल्टा एस सब्लिमेशन दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस फ्यूजन प्लस डेल्टा एस वेपराइजेशन। क्योंकि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। वैसे ही अगर डेल्टा एच की बात करूं तो उसका भी ऐसा ही होगा। डेल्टा एच सब्लिमेशन इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन। ओके, तो ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम कि इन दोनों को अगर कंबाइन करना है तो हम क्या करते हैं? एक नया फैक्टर लेते हैं जी। जी क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी। और गिव्स फ्री एनर्जी जो है उस वो इंथैल्पी और एंट्रोपी को कंबाइन करती है इस तरह से। जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। एच इंथैल्पी, एस एंट्रोपी और टी आपको पता ही है, टी इज टेम्परेचर। तो इस तरह से अगर इनिशियली अपने पास फ्री एनर्जी है G1, इंथैल्पी H1, एंट्रोपी है S1, और फाइनली इट इज G2, H2, S2, तो डेल्टा G जो है दैट इज इक्वल टू G2 माइनस G1 एंड दैट इज इक्वल टू H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1 and that is equal to H2 minus H1 minus T common S2 minus S1. So that becomes delta H minus T delta S. तो delta G equal to delta H minus T delta S. अब ये देखो, डेल्टा G हो गया डेल्टा H माइनस T डेल्टा S एंड दिस इज कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग डेल्टा G अगर लेस देन 0 है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये सोर क्राइटेरिया आ गया अब डेल्टा G जो दोनों को कंबाइन कर रहा है। देखो,
डेल्टा जी लेस देन 0, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस पता है आपको, जो अपने आप होते हैं, नेचुरल प्रोसेस जितने भी है ना, दे आर ऑल स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो तो मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वैसे ही अगर डेल्टा जी 0 हो तो दैट मीन्स इट इज एट इक्विलिब्रियम, दैट प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो इस तरह से आपके पास आ गया डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस को कंबाइन करने के लिए डेल्टा जी आपने लिख दिया। और ये जो एंट्रोपी होती है ना, सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गैस की, उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम सॉलिड की। क्योंकि रैंडमनेस सबसे ज़्यादा किस में दिखेगी आपको? गैस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा होती है ना गैस में, तो लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में तो ऑलमोस्ट नेली हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना अब आप कर लोगे याद। और इंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्म, अगर एंट्रोपी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया आपने, इंथैल्पी ऑफ जैसे फ्यूज़न और टेम्परेचर, ये सब वैल्यू ये याद रखना अब आप। और थर्मोकेमिस्ट्री के सारे रिलेशन हमने कर लिए। ओके, अब आपने पढ़ा भी कि ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूं, अनदर फॉर्म बना रहा हूं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। इस इक्वेशन को लेट अस डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको पता है दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो जीरो होगा ही, ये जीरो हो जाएगा। इट बिकम्स, और टी का डिफरेंशिएशन क्यों होगा 1, तो इट इज इक्वल टू डेल्टा एस। मतलब कि माइनस डेल्टा एस हो गया, तो डेल्टा एस क्या हो गया? माइनस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ जी with respect to T at constant pressure. That means we can write delta G equal to delta H plus T माइनस डेल्टा एस लिख दिया हमने, डेल्टा एस इक्वल टू माइनस दिस। तो ये हो गया अनदर फॉर्म, ये अनदर फॉर्म हो गई गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अनदर फॉर्म बन गई। ये देख लो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, पहले लिखा था माइनस टी डेल्टा एस, अब लिख दिया डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी और पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा जी विद रिस्पेक्ट टू टी। और फॉर्म क्या बना सकते हैं? शायद वो तो करी थी हमने पिछले लास्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें लिखा था हमने कि ये डेल्टा जी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, दैट वी हैव डन ऑलरेडी, बट ये रिलेशन इसमें आपको याद करना है। ओके, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम कि इस पे वापस आते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी के साइन की बात करते हैं, अगर डेल्टा एच हो नेगेटिव और डेल्टा एस हो पॉजिटिव, तो डेल्टा जी इज नेगेटिव, हमेशा ही नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा एट ऑल टेम्परेचर्स। तो मैंने बताया था आपको कि डेल्टा जी नेगेटिव हो तो दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो मतलब ऐसा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर्स। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब है डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो।
तो अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें डेल्टा एच लेस देन 0 हो और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो, तो डेल्टा जी इज ऑलवेज लेस देन 0 and that type of process is always spontaneous. So this is the case 1. Now come to the case 2. केस 2, अगर मेरे पास डेल्टा एच जो है वो है ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच है ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एस है लेस देन 0। तो देखो पहले था ये डेल्टा एच लेस देन 0 का मतलब क्या है, लोअरिंग ऑफ इंथैल्पी, डिक्रीज इन इंथैल्पी, और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 मीन्स इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो दोनों फैक्टर फेवरेबल थे। बट अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एस लेस देन 0 है, मीन्स डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। तो डेल्टा जी इज पॉजिटिव एट ऑल टेम्परेचर। जितने भी टेम्परेचर, आप कुछ भी लिखते रहो टेम्परेचर, तो डेल्टा जी तो पॉजिटिव ही रहेगा। दैट मीन्स डेल्टा जी तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो ऐसा रिएक्शन जो है इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, मतलब कभी भी वो स्पॉन्टेनिटी शो नहीं करेगा। तो ये 2 केस हो गए। अब आ जाओ थर्ड केस पे। अब ध्यान देना जरा कि एक फैक्टर जो है वो फेवरेबल कर देते हैं और एक अनफेवरेबल कर देते हैं। तो क्या होगा, जैसे डेल्टा एच है मान लिया नेगेटिव, तो बताओ ये फेवरेबल है कि अगेंस्ट है? तो ये इट इज फेवरेबल, राइट। और डेल्टा एच को भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव कर देता हूं मैं। तो ये तो एक तो फेवरेबल हो गया और एक हो गया अगेंस्ट। तो अब ऐसा केस जो है अगर हो तो बताओ ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है, बट कब? एट लो टेम्परेचर। कब होगा? टेम्परेचर लो करना पड़ेगा तभी होगा। अगर मैं टेम्परेचर हाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस और ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये हुआ, और ये डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है, किस टाइप का रिएक्शन हुआ, ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है ना, नेगेटिव है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस which may be spontaneous, may be non-spontaneous, at high temperature may become spontaneous at लो टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर उल्टा कर दूं मैं, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, अब ये फैक्टर अगेंस्ट है डेल्टा एच और डेल्टा एस इज इन फेवर। अब अगर डेल्टा जी की बात करूं कि इट इज नेगेटिव, कब? एट हाई टेम्परेचर। इट इज नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर
और पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर लो होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो डेल्टा एच जो है वो फेवर करेगा। तो ऐसे केस में ये हो गया स्पॉन्टेनियस, और ये क्या हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। दैट मीन्स ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। तो हम बोलेंगे कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस which are non-spontaneous at low temperature may become spontaneous कब, एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। तो याद रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। ओके, अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, एक तो यही क्वेश्चन है जो जी सेट 2018 में आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन है कि 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर, और आर की वैल्यू दी है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और पूछा है कि व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज। तो अब आपको पता है कि आपने अभी मैंने बताया आपको कि जो एंट्रोपी चेंज है दैट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। लिखवाया था, लिखवाया था अभी, ये लिखवाया ना, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। अब देखो टेम्परेचर उसने दिया है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेक इट एज 300 केल्विन। अब आ जाओ क्यू रिवर्सिबल, तो क्यू रिवर्स आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस किया था, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है उसने ऑलरेडी, इसका मतलब इट इज आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल जो है वो क्या हो जाएगा, क्या होता है, माइनस होता है ना, -2.303 nRT log ऑफ V2/V1 किया था, ये याद है। तो अब तो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा एस जो है, टेम्परेचर तो निकल जाएगा, तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, सिंपली -2.303 NR इंटू लॉग ऑफ V2/V1। मतलब क्यू रिवर्सिबल अगर आपको याद है तो डेल्टा एस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही लिखना है आपको सिर्फ, क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, और उसमें से टी कम हो जाएगा बस। तो इस तरह से डेल्टा एस इक्वल टू -2.303, एन है 2 मोल्स, आर की वैल्यू है 2, और लॉग ऑफ V2, तो V2 है 20 लीटर और V1 है 2, तो log 20/2 मतलब log 10, और log 10 होता है 1। बिल्कुल आसान हो गया।
-2.303 इंटू 4, तो कितना आ गया आंसर? इट इज -9 कितना हो गया? 9.2 कैलोरीज, ठीक है ना। और टेम्परेचर से तो डिवाइड कर रहे हैं तो पर केल्विन हट जाएगा, मतलब ये आया, आर की वैल्यू होती है कैलोरी पर केल्विन पर मोल, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, तो दैट इज डेल्टा एस। इसने पॉजिटिव दिया है, तो 2 mole of ideal gas at 27 degrees temperature is expanded reversibly from T 2 liter to 20 लीटर, तो Q रिवर्सिबल हो गया -2.303 nRT log V2 बाई V1, और एक्सपैंड हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब या रिलीज? रिलीज होगी ना, एनर्जी इज रिलीज्ड, तो ये माइनस क्यू हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए उसने प्लस वैल्यू लिखी है। डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल और टी, तो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ द, वही होता है, ये जो है वैल्यू है ना क्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ये डेल्टा एस जो है, जो भी वैल्यू आई, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इट, तो डेल्टा एस इज 9.2 कैलोरीज पर केल्विन per mole. That's it. Okay, one more question is there. This is question from GSET September 2018. Okay, next question is, just do it yourself. ये तो आप खुद करो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। This is from GSET October 2014. बोलो बेटा। याद रखना टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, उसने नीचे भी जूल पर केल्विन पर मोल ही लिखा है। आपको लिखा है कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस दिया हुआ है 880 जूल पर मोल, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है -173 डिग्री सेल्सियस, तो कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन 3.8, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट, ये हो जाएगा। अब इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितने दिया है? 880 जूल पर मोल, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना हो जाएगा? -1, इट इज 100 केल्विन हो जाएगा ना। तो इस तरह से इट बिकम्स 8.8 जूल पर केल्विन पर मोल, तो दिस इज द आंसर, मतलब 8.8 जो है वो अपना आंसर आ जाए। ओके,
Okay, one more question. This is question from GSET 2013. बोलो बेटा. The favorable conditions for a spontaneous reaction are. Yes. Option B. Option B. लेट मी चेक. बोलो बेटा. देखो, उसने बोला है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपको कंडीशन लिखनी है ना. तो अगर मेरे पास डेल्टा एच पॉजिटिव है, पहले कंडीशन बात, पहले ए की बात करते हैं. डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव. डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव मीन्स ये फैक्टर तो जो है वो फेवरेबल है, सॉरी अगेंस्ट है, और ये फेवर में है. और डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव. और डेल्टा एच क्या होगा? टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. इसका मतलब ये हुआ कि अगर टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड वो डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फेवरेबल फैक्टर है वो ज़्यादा है. टेम्परेचर हाई हुआ ना, ये टेम्परेचर हाई मतलब ये तो फेवरेबल हुआ. फर्स्ट फैक्टर जो है दैट इज फेवरेबल. अब सेकंड की बात करते हैं. डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है. अब ये भी फैक्टर अगेंस्ट और ये भी अगेंस्ट, तो ये तो कभी स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकता. बी कैन नेवर बी स्पॉन्टेनियस. थर्ड की बात करते हैं. अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस, टी डेल्टा एस और डेल्टा एच बराबर है तो डेल्टा जी तो होगा जीरो. दैट मीन्स इट इज एट इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट भी चाहे डेल्टा एच डेल्टा एस की वैल्यू जो मर्जी होती रहे, अगर ये इक्वल है, दोनों के साइन सेम है, इधर भी दोनों के साइन सेम है, तो डेल्टा जी इसका भी जीरो होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है, ये भी 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन. बोलो. सी ऑप्शन. हाँ, तो अभी हमने किया था कि अगर डेल्टा जी का रिलेशन लिखना हो हमें, तो डेल्टा जी जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो अगर डिफ्रेंशिएशन करें डेल्टा जी की विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एस. तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस एज दिस, सो वी गेट द रिलेशन एज सी. तो ये हो गया अपना रिलेशन. एक और क्वेश्चन आया हुआ है सेम ईयर में, थर्मोडायनेमिक्स के 2014 में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं शायद. ये भी जी सेट 2014 का ही क्वेश्चन है. अब इसका आंसर बोलो. फॉर द प्रोसेस ड्राई आइस इनटू CO2 गैस, व्हाट इज ड्राई आइस? यस बेटा, व्हाट इज? कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट.
दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। क्यों बोलते हैं इसको ड्राई आइस? बिकॉज इट लुक्स लाइक आइस बट इट डजंट वेट क्लॉथ, तो इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई आइस। और कन्वर्ट करना है उसको CO2 गैस में। तो पूछ रहा है कि डेल्टा H और डेल्टा S क्या क्या होंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन एक बार फिर सोचो। यस बेटा, और कोई? ऑप्शन बी। और दो तो हो गए अब तीसरा बोल दो और फिर चौथा भी बोल देना। बाकी कोई नहीं बोलेगा? चलो मैं बता देता हूं। एक्चुअली देखो, आपको CO2 पहले बता, सॉलिड को लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज, सॉरी गैस में कन्वर्ट करना है? ऑब्वियसली सॉलिड से लिक्विड में जाओ, गैस में जाओ, एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब भी होगी ना बेटा, क्योंकि इंथैल्पी होता क्या है? इट इज द इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। तो ऑब्वियसली गैस है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, थर्मल एनर्जी सॉलिड की कम होगी, इसलिए ओवरऑल ये होगा पॉजिटिव। अब आ जाओ डेल्टा एस पे। अब डेल्टा एस क्या होगा? सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब ये है, जो प्रोडक्ट है वो गैस है और जो रिएक्टेंट मतलब प्रोसेस में एंड प्रोडक्ट जो है वो गैस है और स्टार्टिंग में सॉलिड है। तो किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है, गैस की कि सॉलिड की? वो एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होती है, गैस की या सॉलिड की? गैस। तो इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि गैस की एंट्रोपी जो है ज़्यादा है, सॉलिड की कम है। तो इसका मतलब डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा S भी पॉजिटिव होगा, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। याद रखना ये, ठीक है? कर लोगे? डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव हो गए तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो सॉलिड से गैस में बदल जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं, आपको ये बेटा फिजिकल प्रोसेस है ना, तो फिजिकल प्रोसेस में आपको देखना है सामने जो है हो रहा है। एक ड्राई आइस थी, एक CO2 गैस था, तो ऑब्वियसली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और सॉलिड से गैस बन रहा है तो एनर्जी रिलीज। मतलब अगर किसी भी रिएक्शन में गैस कंज्यूम हो रही हो, रिएक्शन की भी याद रखना, गैस अगर कंज्यूम हो रही है ज़्यादा तो डेल्टा एस नेगेटिव, अगर गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो डेल्टा एस, अगर प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही है तो डेल्टा एस पॉजिटिव। ऐसे याद रखनी है चीज़ें, ओके? चलो तो इसके आगे बढ़ा जाए। अब एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने करी, उसकी डेफिनेशन जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, रिलेशन तो कर लिया हमने कि डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। पर अगर सेकेंड लॉ की डेफिनेशन बात करे कोई, तो जो मेन डेफिनेशन है इसकी, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट एक जो मेन है कि जो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं दे आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। ऑल डेफिनेशन लिख रहा हूं सेकेंड लॉ की, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस दे आर क्या बोले बेटा? थर्मोडायनेमिक, दे आर थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल, इरिवर्स, सॉरी, दे आर थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल, मतलब उनको हम रिवर्स ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते, दैट नीड एफर्ट्स।
और एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है दैट इंक्रीजेस। मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एंट्रोपी जो है सिस्टम की दैट ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा ही इंक्रीज करती है। तो इसी के बेस पे ये रिलेशन भी है कि डेल्टा जी जो है वो क्या था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैं इसकी बात करूं, ये सिस्टम, ये भी सिस्टम, ये भी सिस्टम है ना, तो जो डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस टोटल है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब जो सराउंडिंग है, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द थिंग्स अबाउट द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को हम कैसे स्टडी करते हैं कि जैसे मान लिया सराउंडिंग जो है उसने हीट एब्जॉर्ब करी, तो किससे एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम से। और सिस्टम ने हीट मान लिया रिलीज करी, तो वो किसको देगा, सराउंडिंग को। तो हम ऐसे करके बात करते हैं कि डेल्टा एच सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी। तो डेल्टा एच सराउंडिंग को हम लिख देते हैं माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। मतलब सराउंडिंग को हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिस्टम के टर्म में, क्योंकि सराउंडिंग को हम स्टडी नहीं कर सकते, बट सिस्टम वी कैन स्टडी, वी कैन ऑब्जर्व, है ना। स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ सिस्टम्स, है ना, अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो सराउंडिंग तो सारा, उसके अलावा सारा सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग को स्टडी नहीं कर सकते। तो सराउंडिंग को अगर स्टडी करना है तो हम सिस्टम के टर्म्स में करते हैं। तो डेल्टा एच सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी। बट सराउंडिंग के लिए जो इंथैल्पी होगी दैट इज, अगर ये एब्जॉर्ब करता है तो सिस्टम रिलीज करेगा, अगर ये रिलीज करता है तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। तो माइनस हो गया ना इसका, तो इट कैन बी डिफाइंड लाइक दिस। तो टी एलसीएम हुआ, तो इसका मतलब टी डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी, टी डेल्टा एस टोटल दैट इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। टी एलसीएम ले लिया और टी को उधर ले लिया मैंने, तो इस तरह से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो इट बिकम्स डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, दैट इज टी डेल्टा एस टोटल। तो टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी सिस्टम। इसका मतलब माइनस डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू टी डेल्टा एस टोटल, डेल्टा माइनस डेल्टा जी इक्वल टू टी डेल्टा एस टोटल। ये हो गया अपने पास एक और रिलेशन कि जो डेल्टा एस टोटल है उससे भी आप स्पॉन्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, मीन्स स्पॉन्टेनियस। वैसे ही अगर डेल्टा एस टोटल जो है वो लेस देन ज़ीरो है तो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कैसा हुआ ये, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अगर डेल्टा एस टोटल जो है वो ज़ीरो है तो डेल्टा जी इज ज़ीरो, मतलब सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। तो ये नेक्स्ट एक और पार्ट हो गया। और जो माइनस डेल्टा जी, और क्या लिखते हैं इसको, मैक्सिमम वर्क डन, इट इज ऑल्सो रिटन एज मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी जो है दैट इज द मैक्सिमम वर्क डन इन अ सिस्टम। ओके,
अब इसके ही साथ उसको और सेकंड लॉ को और भी डिफाइन करते हैं कि जैसे हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, अपने आप नहीं हो सकती, या कोई भी अगर कोई मशीन हम कोई ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो लोअर टेम्परेचर रीजन से हायर टेम्परेचर रीजन में जो है वो हीट ट्रांसफ़र करे एक्सटर्नल एजेंसी के बिना। ओके, तो ये पार्ट हो गया अपना एक। अब अगर हम इसको इक्विलिब्रियम से रिलेट करते हैं, शायद वो उसमें भी किया था हमने, कि डेल्टा जी जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू सी। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी क्यू सी। अगर कोई भी रिएक्शन है, मान लिया ए मोल्स ऑफ ए टू गिव बी मोल्स ऑफ बी टू सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी, तो जो क्यू सी क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट। तो मतलब इट इज द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द products raised to their stoichiometric coefficients over concentration product of the concentration of the reactants raised to the power their stoichiometric coefficients, ये होता है QC। तो इसी के बेस पे अगर मुझे लिखना है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो एट इक्विलिब्रियम जो QC है वो किसके बराबर हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे व्हाट इज QC? that becomes equal to Kc at equilibrium, Qc equal to Kc। तो और डेल्टा जी क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम पे? अभी लिखा था हमने 0, तो इट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ Kc। Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी नॉट जो है दैट इज माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ Kc, मीन्स डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ Kc। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं नेचुरल लॉग ऑफ Kc लिखूं तो इट बिकम माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो Kc क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। ऐसे रिलेशन भी वो पूछ सकता है कि पहले तो व्हाट इज डेल्टा जी नॉट, तो दैट इज माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ Kc, और Kc दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो ये भी रिलेशन जो है आप लोग याद रखना कि केस होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट जो है। अब आपको पता है कि अगर डेल्टा जी नॉट जो है क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए? नेगेटिव, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नॉट जो है लेस देन 0 है, मतलब डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है। अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो Kc क्या हो जाएगा? e की पावर पॉजिटिव, मतलब Kc इज ग्रेटर देन 1। और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा? 0, मतलब Kc इक्वल टू 1। और फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी नॉट क्या होगा? ग्रेटर देन 0, मतलब Kc शुड बी लेस देन 1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस है
कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट से भी आप इक्विलिब्रियम स्पॉन्टेनिटी देख सकते हो कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर Kc 1 है तो दैट मीन्स सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, ये हो गया। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस लास्ट कर रहा हूं, देन भी हम विराम दे देंगे अपनी वाणी को कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो एंट्रोपी है ऑफ प्योर एंड, सर कितने लो है थर्मोडायनेमिक्स में? बस तीन ही है। जीरोथ लॉ तो छोटा सा था कि अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में, ए सी के साथ, तो ए और बी भी इक्विलिब्रियम में होंगे, ए भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी भी इक्विलिब्रियम में होंगे। फिर फर्स्ट लॉ किया कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फिर सेकेंड लॉ किया कि डेल्टा इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी, और ये थर्ड लॉ है। बस तीन ही लॉ है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि जो एंट्रोपी है इसकी ऑफ प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखो प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0 एट एब्सोल्यूट 0। प्योर और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी है इज 0 एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन, मतलब एब्सोल्यूट 0 का मतलब है 0 केल्विन, ठीक है, मतलब कि -273 डिग्री सेल्सियस, और 0 केल्विन बोलो इसको। इसका मतलब S नॉट इक्वल टू 0 एट T इक्वल टू 0 केल्विन। ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस है, वैसे तो सबके लिए एप्लीकेबल है ये, बट कुछ जैसे CO है, NO है, N2O है, Cl2 है, ये जो है ना इन केस में, मतलब Cl2 कौन सा सॉलिड, CO2 सॉलिड, N2O सॉलिड, NO सॉलिड, CO सॉलिड, अगर हम बनाते हैं तो दे आर नॉट, देयर एंट्रोपी मतलब स्टैंडर्ड एंट्रोपी इज नॉट 0 एट इवन 0 केल्विन। इवन 0 केल्विन पे भी इनकी एंट्रोपी 0 नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड्स हैं वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं है, मतलब उनका जो परफेक्ट ऑर्डर नहीं है पार्टिकल्स का इवन एट एब्सोल्यूट 0। तो ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दीज आर एक्सेप्शंस टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, ये एक्सेप्शंस हैं एंड इंपॉर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि ऐसे बताओ सब्सटेंस जिनका एंट्रोपी 0 नहीं होता इवन एट एब्सोल्यूट 0। तो दीज आर द फ्यू। तो इसके बेस पे हम बात करते हैं कि अगर ये 0 नहीं है तो कुछ वैल्यू होगी, इसका मतलब 0 नहीं है तो कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना इसकी। तो वैल्यू सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है CO। CO इस इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि CO जो है उसके लिए बार बार बहुत सारी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है
उसको रेजिडुअल, इनके लिए जो एंट्रोपी आएगी ना एब्सोल्यूट जीरो पे, उसको बोलते हैं बेटा रेजिडुअल एंट्रोपी। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल एंट्रोपी। तो रेजिडुअल एंट्रोपी हम इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं? लेट अस से द केस ऑफ CO, रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ CO। तो CO के लिए अगर मुझे रेजिडुअल एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है तो कैसे कर सकता हूं मैं? तो याद रखना उसके लिए कि एक एंट्रोपी के लिए रिलेशन होता है, ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स लगाएं अगर हम, के नेचुरल लॉग ऑफ W, S इज इक्वल टू के नेचुरल लॉग ऑफ W, ये रिलेशन होता है। अब ये W क्या है? इट इज द ways to arrange the particles, मतलब it is the number of ways to arrange the particles, to arrange the molecules। अब अगर मान लिया सॉलिड CO है तो CO की कितनी अरेंजमेंट होगी, बता सकते हो? सॉलिड CO की कितनी अरेंजमेंट्स होंगी? हेलो, कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं, बोलो? सॉलिड CO की कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं एट 0 केल्विन? तो आपको पता है कि देयर आर 2 पॉसिबल वेज टू अरेंज CO। कैसे? या तो वो इस तरह से होगा या फिर ऐसे भी हो सकता है ना, C डबल बॉन्ड O या O डबल बॉन्ड C। वैसे तो इनमें कोई फर्क नहीं है, बट जब सॉलिड में अरेंज करते हैं तो वो फिर मूव नहीं कर सकते ना, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस कि उसको C डबल बॉन्ड O की तरह लिखा है कि O डबल बॉन्ड C की तरह लिखा है। तो दे दो वेज हो गए, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए दो वेज, वन मॉलिक्यूल हैज टू वेज। तो इसका मतलब कि अगर दो मॉलिक्यूल होंगे तो कितने वेज हो जाएंगे? 4, मतलब 2⁻²। वैसे ही अगर मान लिया एवोगैड्रोस नंबर फॉर 1 मोल लेते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, फॉर 1 मोल ऑफ CO मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल में कितने होंगे पार्टिकल्स? तो W उनके लिए हो जाएगा 2⁻Na। व्हाट इज Na? एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर की 2 की पावर एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा। 2 वेज है एक मॉलिक्यूल के लिए, तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, वेज टू अरेंज बनेंगे, दैट इज 2⁻Na। तो इस तरह से ये S जो है दैट इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग ऑफ 2⁻Na। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? S इक्वल टू K इंटू Na नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब बेटा K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो K को अगर Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है? गैस कांस्टेंट R बन जाता है ये, क्योंकि R क्या होता है? पर मोल, और K क्या होता है? पर मॉलिक्यूल, है ना। तो इस तरह से S बिकम्स इक्वल टू R इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो R की वैल्यू आपको पता ही है, इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। R की वैल्यूज का मैंने वीडियो भेजा था कि R की वैल्यू डिफरेंट यूनिट्स में कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। और नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है? वो केमिकल काइनेटिक्स में किया था हमने,
नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू नहीं, ओहो बेटा, हाफ लाइफ पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर थर्मोडायनेमिक्स का, नेचुरल लॉग 2/k 0.693 ओवर के, किया था ये। हाँ सर 0.693। तो याद रखनी है चीजें। तो 8.314 को 0.693 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5.7628। तो 5.7628 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये अपने पास, दिस इज द रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ CO। तो कैसे शुरू किया हमने कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग दिस इज द रिलेशन फॉर एंट्रोपी। इसको कुछ W को प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द गिवन मॉलिक्यूल। तो हमने देखा कि CO को अरेंज करने के लिए देयर आर 2 वेज। तो एक मॉलिक्यूल को अरेंज करना है तो 2 वेज हैं। तो अपने पास अगर Na मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको अगर अरेंज करना है तो दैट इज इक्वल टू 2 raised to power Na। ठीक है, और इनको और क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ये नंबर ऑफ वेज को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट्स। अगर आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे तो ये इसको माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं। पर अभी आप इतना याद रखो कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दिस कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिस्टल। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन स्टेट में इसको अरेंज करना है तो आप इस तरह से अरेंज करोगे उसको, या तो CO 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 या COOC COOC, देयर द वे टू अरेंज। तो इस तरह से Na मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है, एक मोल मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना है CO के, तो जो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बनेंगी दैट इज इक्वल टू 2 raised to power Na। और दैट्स वाई S becomes equal to K नेचुरल लॉग ऑफ 2 raised to power Na। और बाकी अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हो तो उसमें देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज। तो अगर वन वे टू अरेंज होगा तो ऑब्वियसली नेचुरल लॉग ऑफ 1 हो जाएगा 0, लॉग ऑफ 1 हो जाएगा 0, और देयरफॉर S आएगा 0। बट इन केसेस में जो वैल्यू आएगी दैट इज नॉट इक्वल टू 0 इवन एट 0 केल्विन, and this is called residual entropy at 0 Kelvin. So that's all for the day. Thank you so much. If you have any doubt, please do ask now. It's your turn. आज कम थे बच्चे, क्यों कि चले गए बाकी? तो ये W को और क्या बोलते हैं, दिस आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज है ना, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स भी बोलते हैं। इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स that are associated with configurations। ओके बेटा, तो आप रख सकते हो अब। और इसको R लिखा ना तो मोलर एंट्रोपी हो गया ना ये। दिस इज मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी ऑफ CO, क्योंकि मैंने 1 मोल लिया CO का। और इसको और क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके बेटा, बाय बाय। You can leave now, please.